गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्लास 8 का एसएसटी का एक सोशल साइंस का सैम्पल पेपर 3 देखने वाले हैं। ये पीएमसी केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, पीरियोडिक मतलब पीडी2 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। मार्क्स आपका 40 मार्क्स का पेपर है एंड 90 मिनट्स का पेपर है। इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस में देखें तो 4 सेक्शंस हैं। ठीक है, सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेक्शन बी में आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एंड सेक्शन डी में मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं पहले से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी वॉज क्राउन्ड एज द छत्रपति इन विच ईयर? शिवाजी को छत्रपति कौन से साल में घोषित करा गया था, कौन से साल में बनाया गया था? सो ऑप्शंस देखते हैं, 1674, 1657, 1681, 1787। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1674 होगा। 1674 में ही कॉरोनेशन एट रायगढ़ फोर्ट में ही, मतलब जब रायगढ़ फोर्ट में उनको राजा घोषित करा जाता है उसी टाइम पर उनको छत्रपति भी बना दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपने भी तीनों सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन नोटिस करा होगा, रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन 2 है, द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर वॉज? मराठा एम्पायर का फाउंडर कौन था? बालाजी विश्वनाथ, शिवाजी, संभाजी एंड बाजीराव फर्स्ट। सो अगर हम देखें, बालाजी विश्वनाथ एंड बाजीराव फर्स्ट पेशवा थे। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि जो बालाजी विश्वनाथ थे वो पहले पेशवा मतलब क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वी नो दिस। तो वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे मराठा एम्पायर में। इसे आप जनरल नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं कि बालाजी विश्वनाथ पहले थे, फर्स्ट आपके प्राइम मिनिस्टर थे इन मराठा एम्पायर। हमसे पूछा गया है, हमें बताना है फाउंडर। तो फाउंडर बेसिकली क्या होता है? जिसने उस एम्पायर को बनाया है, डिस्कवर करा है। सो किसने बनाया था? शिवाजी ने बनाया था, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, संभाजी शिवाजी के बेटे थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिवाजी। ठीक है, थर्ड हमारा, विच मुगल रूलर सुजाइन वॉज द राइज ऑफ द मराठा? सो कौन से मुगल रूल के डिजाइन मतलब रूल? ठीक है, सो कौन से मुगल रूलर के रूल पर मराठा एम्पायर राइज होता दिखता है? सो कौन से मराठा मुगल रूलर के पे मराठा एम्पायर राइज होता है, तो कौन सा था वो? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, बाबर, अकबर, औरंगजेब एंड जहांगीर। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेब, बिकॉज औरंगजेब से ही बच के शिवाजी भागे थे। उसके बाद औरंगजेब उनको पकड़ नहीं पाया, औरंगजेब ही था बेसिकली। अगर आप चैप्टर में देखोगे औरंगजेब का जिक्र है। औरंगजेब के मुगल, वो ऐसा मुगल रूलर है जिसके रूल की वजह से मराठा एम्पायर राइज होता है। ठीक है, उसके जो षड्यंत्र थे, जो उसका सबसे ज़्यादा जो वो हिंदू लोगों पे जो अपना अत्याचार करा था, उस चीज़ को सहन करते करते मराठा एम्पायर राइज होते हैं। क्वेश्चन 4 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 4 है, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ प्लासी कब फाउट हुई थी, कब लड़ाई गई थी बैटल ऑफ प्लासी? 1757 में। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस करी? भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 4 से आपका, जो आपको कॉलोनियल ले रहा है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस करी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, लॉर्ड डेलहौजी। ठीक है, क्वेश्चन 6 था, पेशवा आफ्टर बालाजी विश्वनाथ वॉज? कौन पेशवा था बालाजी विश्वनाथ के बाद? पेशवा कौन बना? बाजीराव फर्स्ट बना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ईस्ट इंडियन कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन? ईस्ट इंडियन कंपनी एस्टैब्लिश कब हुई थी? सो 1600, 1700, 1757, 1764। सो 1600 में एस्टैब्लिश हुई थी ईस्ट इंडियन कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वॉज द लास्ट मराठा रूलर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश? लास्ट मराठा रूलर बताना है जो कि ब्रिटिश से डिफीटेड हुए हों। ठीक है, सबसे लास्ट बताना है। तो शिवाजी तो पहले थे। ठीक है, और हमें मराठा रूलर बताना है। पेशवा बाजीराव, ये हमारे पेशवा थे। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे मैं कहा ब्रिटिश में बताना है कि ब्रिटिश में किसने डिफीट किया। तो शिवाजी, तो उनको इलनेस से डेथ हो गई थी 1680 में। संभाजी को एग्जीक्यूट किया था मुगल लोगों ने, मतलब औरंगजेब ने, तो ये तो ब्रिटिश नहीं हुआ। साहू इसमें नहीं है। पेशवा बाजीराव वैसे फर्स्ट मराठा है, वैसे तो पेशवा है। पेशवा एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं मराठा रूल में। तो ऐसे ही लास्ट बाजीराव सेकंड लास्ट थे जो कि ब्रिटिश से डिफीट हुए थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पेशवा बाजीराव सेकंड।
9th पे तो मूव होते हैं। द बैटल ऑफ बुक्सर वॉज फॉट इन, बैटल ऑफ बुक्सर कब हुई थी? 1764 में। ठीक है, डेट्स याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच पॉलिसी स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ओवर इंडियन स्टेट? कौन सी पॉलिसी ने कौन सी पॉलिसी है ब्रिटिश की जिसने पूरे इंडियन स्टेट्स पे ब्रिटिश का कंट्रोल बिल्कुल अच्छे से ला दिया? स्टेटस ऑफ सब्सिडरी लैंड्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। So which policy strengthened the control of British over Indian states? So subsidiary reliance but doctrine of lapse दोनों थे। ठीक है, सो ऑप्शन ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे वाला ऑप्शन आ जाएगा बिकॉज ये दोनों थे। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। हु फाउंडेड द मराठा किंगडम? मराठा किंगडम को किसने फाउंड करा? ये अभी आपके एमसीक्यू में ही आया था, यहाँ पे आप लिख देंगे छत्रपति शिवाजी महाराज, या सिंपल शिवाजी भी लिख सकते हैं। शिवाजी महाराज। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी? शिवाजी की कैपिटल क्या थी? तो रायगढ़ थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद सकता है। मराठा एम्पायर का कैपिटल क्या था? शिवाजी कैपिटल क्या था? तो रायगढ़ था। ठीक है, ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13th है व्हाट वॉज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी कि जब भी किसी किंगडम में कोई मेल हायर नहीं होता है तो वो किंगडम ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के द्वारा हो जाता है, एनेक्स हो जाता है, या कह सकते हो ब्रिटिश के द्वारा, मतलब ब्रिटिश के कंट्रोल में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसको लिख देते हैं। कहाँ से हम कुछ इस टाइप में लिखेंगे, व्हेन अ किंगडम डज नॉट हैव अ मेल हायर। जब किसी भी किंगडम के अंदर कोई मेल हायर मतलब कोई पुत्र नहीं होता है तो वो किंगडम बेसिकली ब्रिटिश के द्वारा ब्रिटिश के कंट्रोल के अंडर आ जाता है। तो उसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, बिकॉज ये मेन टॉपिक है एक। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउट द बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुई? ठीक है, सो बैटल ऑफ प्लासी बेसिकली आपकी ईस्ट इंडियन कंपनी एंड नवाब बंगाल के बीच में हुई थी। कहने का मतलब है रॉबर्ट क्लाइव एंड नवाब ऑफ बंगाल कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है, सिराजुद्दौला। दौला। ठीक है, सो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच में थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। 15th क्वेश्चन देखते हैं। नेम एनी वन पेशवा। एक पेशवा का नाम बताना है। आप लिख सकते हैं बाजीराव फर्स्ट लिख सकते हैं आप, या आप चाहो तो लिख सकते हैं, आप चाहो तो बाजीराव फर्स्ट या बालाजी विश्वनाथ भी लिख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बेस्ड। जैसे 16 क्वेश्चन है हमारा, एनालाइज हाउ ज्योग्राफी पर्टिकुलरली माउंटेन्स एंड कोस्ट लाइन्स इन्फ्लुएंस मराठा मिलिट्री स्ट्रैटेजी एंड स्टेट फॉर्मेशन। हमें एनालाइज करना बताना है कैसे जो जोग्राफिकल चीज़ें, जो नेचुरल चीज़ें थी, उन्होंने कैसे मराठा की मिलिट्री स्ट्रैटेजी को अच्छे से सक्सेसफुल करा, एंड स्टेट का फॉर्मेशन बताना है। सो बेसिकली मिलिट्री के लिए आप गुरिल्ला वारफेयर को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं आपको उसका आंसर बताती हूँ। सो इसका आंसर आप कुछ इस टाइप में लिखेंगे, Geography significantly influenced Maratha military strategy and state formation primarily through the use of mountains for defense and the development of strong navy due to coastlines। जो नेचर है हमारा, जो जोग्राफी है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, उन्होंने मराठा एम्पायर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करा था उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ के लिए, उनके स्टेट फॉर्मेशंस के लिए। प्राइमरीली जो माउंटेन्स होती है, जो डिफेंस और डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जो घने जंगल होते हैं, उनके अंदर उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी बनने की डेवलपमेंट ज़्यादा जो चांसेस है वो ज़्यादा बूस्ट हुए। The rushed plateau region of Maharashtra forced the Marathas to become resilient and hardworking. This geography facilitated a distinct military and political structure. Now first is a guerrilla warfare.
ठीक है। गुरिल्ला वारफेयर में द माउंटेन्स टेरेन वाज आइडियल फॉर गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स अलोइंग द मराठास टू इफेक्टिवली काउंट लार्जर मराठा फोर्सेस बाय एम्बुशिंग एंड रिट्राइंग टू डिफिकल्ट टू एक्सेस एरियाज। गुरिल्ला वारफेयर बेसिकली छुपन छुपाई वाली जो लड़ाई होती है वो वाली, कि छुप छुप के वार करे जाते थे, सामने आके नहीं करा जाता था वार। और वो बेसिकली डेंस फॉरेस्ट, जो घने घने जंगल होते हैं, जहाँ पे पहाड़ होते हैं, वहाँ पे छुप छुप के लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। सेकेंड है हमारी strategic fortifications. The landscape is dotted with the numerous high forts, जिनके अंदर हिल फोर्ट्स, जिनके अंदर किले हैं, इनके अंदर थोड़े थोड़े पहाड़ से हैं, जैसे सलहेर, शिवनेरी, रायगढ़, राजगढ़। ये सभी ऐसे ऐसे फोर्टिफिकेशंस हैं जिनके अंदर वो अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बना के रखते हैं मराठा, और डिफेंस के लिए भी, कि अपने डिफेंस, अपने लोगों के लिए, कि बाद में अगर कोई ज़्यादा हमसे ज़्यादा तेज या सबसे ज़्यादा पावरफुल एम्पायर आता है हम पे, हमारे एम्पायर को सीज करने के लिए, तो हम उसके अंदर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से स्टोर और अपने आप को डिफेंस करके रख सकते हैं। दीज फोर्ट्स वर सेंटर फॉर द मिलिट्री लैंडस्केप। और ये फोर्ट्स जो तो किले हुआ करते थे, ये बड़े सेंटर मिलिट्री डिफेंसिव प्लेसेस हुआ करती थी पुराने ज़माने में। ठीक है। तीसरा है डिसेंट्रलाइज्ड कमांड, कि जो एक कमांड जो होती थी वो डिसेंट्रलाइज्ड होती थी। जो डिफिकल्ट टेरेन कंट्रीब्यूटेड टू अ decentralized command structure as communication across the region was challenging, requiring local leaders to self-reliant। ऐसे जगहों पे से कम्युनिकेशन थोड़ी कम हो जाया करती थी, लोग बातें नहीं कर पाते थे, बिकॉज वहाँ पे जो छुप छुप के लड़ाई लड़ी जाती थी, इस वजह से बात जो कम्युनिकेशन हुआ करती थी वो थोड़ी कम हुआ करती थी, थोड़ी रिड्यूस हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है नेवल पावर, जो नेवी थी। द एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन, जो कोस्ट लाइन्स थी, जो किनारे थे नदियों के, समुद्रों के, उसके थ्रू मराठा की स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस मानी गई, डेवलप हुआ। वहाँ पे कोस्टल आइलैंड फोर्ट्स पर से विजयदुर्ग में, सिंधुदुर्ग में, जिसके उन्होंने अपने मैरीन टाइम ट्रेड को, इंटरेस्ट को बचा के रखा फ्रॉम यूरोपियन एंड अदर नेवल पावर्स। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था 16 क्वेश्चन का। अब मूव करते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर क्रिएटिंग अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ अ मराठा लीडर ऑफ योर यंग स्टूडेंट्स। आपने मान लो आपने एक शॉर्ट बायोग्राफी लिखी है मराठा लीडर्स के ऊपर। ठीक है। तो हमें एक पर्सनालिटी लिखनी है, या तो आप इनमें से किसी एक के बारे में लिख सकते हैं। राइट 3-4 पैराग्राफ्स हाईलाइटिंग दैट मेक्स देम इंस्पायरेशनल, जो इंस्पायरेशन से हो। इंक्लूड एटलीस्ट वन चैलेंज दे ओवरकेम, जो उन्हें एक परेशानी आई उसको भी लिखना है आपको। ठीक है। सो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, कनौजी, एंग्रे, बाजीराव फर्स्ट, महादी शिंदे, अहिल्याबाई होलकर एंड ताराबाई। तो इनमें लिखना और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आएंगे ही आएंगे कि आपको इन पे पैराग्राफ लिखना है, बिकॉज आपकी बुक में जिस साल वाली बुक आई है तो बहुत सारी बायोग्राफीज हैं जिसको आपको अच्छे से समझ नहीं है, या तो आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, अपनी भाषा में लिख देना। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें, कि जैसे इन पे कौन सा चैलेंज आया, कौन कौन सी उन्होंने चीज़ें बनवाई, सब कुछ लिखना है। ठीक है। सब कुछ इनको याद कर लेना। तो अभी इसका आंसर आपको लिख के दिखाती हूँ। सो आंसर कुछ आप इस टाइप में लिखेंगे। Ahilyabai Holkar was an extraordinary Maratha leader who became the queen of the Malwa kingdom, ruling with the wisdom and integrity for 3 decades। जो अहिल्याबाई होलकर थी वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी, बहुत अच्छी मराठा लीडर थी एज इन द फॉर्म ऑफ क्वीन, जो कि मलवा किंगडम की थी। ठीक है। What makes her truly inspirational is her remarkable ability to govern a large kingdom effectively after the death of her husband and father-in-law। उनके जो ससुर और जो उनके पति थे, उनकी डेथ होने के बाद इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य को रूल करा, वो बहुत गर्व की बात थी इन दैट टाइम, बिकॉज उस टाइम में स्पेशली क्वींस को और जो फीमेल्स को उनको ज़्यादा रूल करने की जो पॉलिसी थी वो नहीं थी। A significant challenge in the 18th century when women really held such powers। वो बहुत ज़्यादा बहुत पावर थी उस चीज़ के लिए, बहुत सारी थी, मोटिवेशनल चाहिए थे, बहुत सारे लोगों की पॉलिसी भी चाहिए थी। शी वॉज अ विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर हु चैम्पियन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, मूविंग अ कैपिटल टू महेश्वर। उन्होंने महेश्वर वीविंग भी करवाई। 30 ईयर्स तक उन्होंने रूल करा, एज नो दैट। एंड ऑल्सो उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को बिल्ड करा था। ठीक है। एंड फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग न्यूमरस फोर्ट्स, रोड्स एंड घाट्स अलॉन्ग विद द गंगास। हर रूल इज रिमेंबर्ड एज अ गोल्डन एज ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस। उनका रूल जो एक तरीके से गोल्डन एज रूल कहा जाता है, एंड प्रोग्रेस, उनकी जो प्रोग्रेस रही, वेयर शी नॉट ओनली डिफेंड हर किंगडम from invaders but also fostered of trade and industry, providing that a leader's true strength lies in their compassion and commitment to their people's welfare। ठीक है। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स ही बनवाए। अगर हम टेम्पल्स की बात करें तो टेम्पल्स उन्होंने 2 बनवाए थे, मेजर 2 थे, सोमनाथ टेम्पल एट गुजरात
दूसरा था काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने कौन कौन से टेम्पल्स बनवाए, आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा 18th क्वेश्चन है, इफ यू कुड विजिट वन मराठा फोर्ट टुडे सच एज रायगढ़, सिंधुदुर्ग, गिंगी एंड प्रतापगढ़, विच वुड यू चूज एंड व्हाई? आप अगर आज के समय पे कहीं मराठा किले में जाते हैं, लाइक रायगढ़ जा रहे हो आप, सिंधुदुर्ग जा रहे हो, गिंगी जा रहे हो, प्रतापगढ़ जा रहे हो, तो आप कौन से वाले फोर्ट में जाना चाहोगे, क्यों जाना चाहोगे? तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसी साथ एक 19 क्वेश्चन भी देख लेता है, फिर सेक्शन खत्म हो जाएगा। व्हाट ड्यू यूरोपियन पावर टू इंडिया? क्या चीज़ की वजह से यूरोपियन पावर हमारे इंडिया में आई थी? तो बेसिकली यूरोपियन पावर किस वजह से आई थी, जब एकदम मुगल रूलर एंड हिंदू रूलर्स के बीच में लड़ाइयाँ चली थी, राजपूत रूलर्स और मुगल रूलर्स के बीच जो लड़ाइयाँ चली थी, उसके बीच का फ़ायदा उठा के उसका एडवांटेज लेते हुए यूरोपियन पावर इंडिया के अंदर आ गई थी। बेसिकली स्पाइस ट्रेड से ज़्यादा वो अट्रैक्ट हुई थी। ठीक है, तो पहले हम 18th का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस टाइप में लिखेंगे, मान लो मैंने जैसे रायगढ़ फोर्ट लिखा है। ठीक है, सो रायगढ़ फोर्ट, द चॉइस ऑफ रायगढ़ फोर्ट इज ड्यू टू द इमेंस हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम। ठीक है, जैसे वो पहला कैपिटल था मराठा किंगडम का, इस वजह से क्यूरोसिटी के लिए हमने रायगढ़ फोर्ट लिया है। और हिंदवी स्वराज under its founder Chhatrapati Shivaji Maharaj. It offers a profound connection to the Maratha Empire's origins and its most iconic leader. ठीक है, अब रायगढ़ फोर्ट हमने यूज़ करा है। ठीक है, तो अब रीज़न देखते हैं इसमें, वाई की जगह आप पेपर में रीज़न लिखना। ठीक है, रीज़न में आप लिखेंगे इट सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द मराठा एम्पायर। तो वो मराठा एम्पायर का कैपिटल है, जिसके अंदर सब कुछ एक प्राउड मूवमेंट की तरह से लिखा हुआ है, मेकिंग इट अ सेंट्रल लोकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द किंगडम्स हिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरी वो साइट है छत्रपति शिवाजी महाराज का, देखने के लिए कि कैसे उनका क्राउन हुआ था 1674 में, एक पाइवोटल मूवमेंट देखने के लिए मराठा हिस्ट्री में। The fort's architecture and layout provide insight into the strategic military and administration planning for the era, with impressive fortifications, royal palaces, and public space still visible. उस टाइम के कंस्ट्रक्शन का विजिबल देखने के लिए, कैसे कैसे पहले के ज़माने में कंस्ट्रक्शन हुआ करते थे, उस चीज़ को देखने के लिए विजिटिंग रायगढ़ ऑफर्स अ डीप। रायगढ़ को विजिट करने से हमें एक डीप और एक प्राउड मोमेंट दिखता है कि वहाँ पे बर्थ प्लेस थी मराठा नेशंस की सॉवरेनिटी की। तो कुछ इस टाइप में आप आंसर्स लिख सकते हैं। चाहो तो आप 4th पॉइंट मत लिख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं मेजरली। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का आंसर है। एक बार क्वेश्चन 19 जो हमने डिस्कस करा था कि कौन सी पावर के थ्रू यूरोपियन पावर इंडिया में आई, उसका आंसर देखते हैं। आंसर आप कुछ इस टाइप में लिखेंगे, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज वैल्यूएबल रिसोर्सेज, कि ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली और उन्हें बहुत सारे रिसोर्सेज मिल गए थे। सो यूरोपियन पावर्स वर मेनली ड्रॉन टू इंडिया ड्यू टू द इमेंस, तो ज़्यादा इंडिया के अंदर पोटेंशियल ट्रेड के लिए उनको रास्ता मिल गया, अवेलेबिलिटीज़ मिल गई थी वैल्यूएबल रिसोर्सेज की, इस वजह से हाई डिमांड चली यूरोप की इंडिया के अंदर। और पहला है स्पाइस ट्रेड, मैंने आपको बताया था, जैसे पेपर, क्लोव्स, कार्डमन, सिनेमन, ये सभी हाईली सॉट थे आफ्टर फॉर प्रिजर्विंग फूड एंड एडिंग फ्लेवर, तो उस वजह से वो लेके चले गए। टेक्सटाइल्स, फाइन जो क्वालिटी के जो कॉटन होते हैं, टेक्सटाइल्स होते हैं इंडिया के, टेक्सटाइल्स तो बहुत मेन थे। ठीक है, इस वजह से यूरोप उनको अपने साथ ले गए। प्रॉफिट मार्जिन्स, उनको प्रॉफिट्स मतलब ट्रेडिंग करने के थ्रू यूरोप कंपनीज कुड बाय गुड्स एट लो प्राइसेस इन इंडिया, इंडिया से वो कम प्राइस में लेके जाते थे और अपने वहाँ पे उसी को पहले तो देखो इंडिया से इतना पहले वो अपना लो प्राइस पे खरीदते थे, फिर उसी सामान को मॉडिफाई करके वो इंडिया को हाई प्राइस में बेचा करते थे। सो ये उनका प्रॉफिट हो गया। डायरेक्ट ट्रेड रूट्स को उन्होंने डायरेक्ट बनाया। दे एम टू बाईपास द एग्जैक्टिंग ट्रेड रूट कंट्रोल बाय अरब एंड वेंटेशन मिडलमैन टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। प्रॉफिट को ज़्यादा गेन करने के लिए उन्होंने पास में जो ट्रेड है सीधा उन्हीं से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कुछ टाइप का आंसर था। नेक्स्ट सेक्शन डी हमारा, इसमें लास्ट क्वेश्चन है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन डी, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस है, मतलब आपका मैप बेस्ड ही है। ऑन अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा मार्क द फॉलोइंग लोकेशंस, लाइक मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मतलब बॉम्बे और मद्रास दिखाना है, बलूचिस्तान दिखाना है, राजपुताना दिखाना है। सो यहाँ पे मैं आपको मैप पे करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे पहला जैसे था हमारा था बॉम्बे हमें दिखाना था। सो बॉम्बे आपका ये रहा, कुछ इस जगह आपका बॉम्बे है। बेसिकली आपको मुंबई दिखाना था। ठीक है, उसके बाद
बाद था हमारा बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान कुछ यहाँ पर इस जगह के एरिया में आपका बलूचिस्तान। उसके बाद हमें राजपूताना दिखाना था। आप चाहो राजपूताना इधर थोड़ा डिकैन वाली साइड में दिखा सकते हो, या इधर भी, मतलब पूरा पार्ट से राजपूताना दिखा सकते हो। ये जो पूरा एक्सपेंडेड पार्ट है राजपूताना है। ये आपका पार्ट बॉम्बे है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका बलूचिस्तान है। उसके बाद हमें मद्रास दिखाना था। तो मद्रास आपका यहाँ कुछ, क्योंकि कुछ इस टाइप में है, यहाँ पर कोस्ट लाइन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मद्रास है हमारा, ठीक है। सो ये था हमारे कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। तो ये था हमारे क्वेश्चन पेपर, पूरा सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माई चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहा, किसी चैप्टर की आप एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं, या किसी सैम्पल पेपर का सीरीज कंटिन्यू रखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कौन कौन सी क्लासेस का आपको सैम्पल पेपर की वीडियो चाहिए, आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप प्रैक्टिसिंग फॉर योर एग्जाम्स।